अंग्रेजों ने हमारे भारत पर लगभग 200 सालों तक राज्य किया और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का ही शासन रहा। गुलामी की जंजीरों को हम भारत के लोगों से ज़्यादा भला कौन जान सकता है। लेकिन आज मैं अपने वीडियो में गुलामी की नहीं बल्कि एक ऐसे आज़ाद मुल्क की कहानी बताने जा रही हूँ जो अंग्रेज़ों की लाख कोशिशों के बाद भी उनके चंगुल में नहीं फंसा और मजबूरन अंग्रेज़ों को ही उनसे हाथ मिलाना पड़ा। और हमेशा ही वो अपने आप को अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से बचा कर रखने में कामयाब रहा। हम बात कर रहे हैं हमारे ही एक पड़ोसी देश नेपाल के बारे में, जिसका भारत से रिश्ता बेटी और रोटी दोनों का है, लेकिन वो भारत की तरह कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह रही कि भारत पर करीब 200 सालों से भी ज़्यादा राज्य करने के बाद भी अंग्रेज भारत के ही एक पड़ोसी देश नेपाल को अपना गुलाम नहीं बना सके। हेलो एवरीवन, मैं आंख तेगरवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत पर करीब 200 सालों से ज़्यादा राज करने के बाद भी अंग्रेज भारत के ही एक पड़ोसी देश नेपाल को अपना गुलाम आखिर क्यों नहीं बना सके। तो चलिए बिना देखे वीडियो को शुरू करते हो, जानते इस बारे में डिटेल में। अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल अंग्रेजों के लिए इसलिए ज़रूरी था उसकी बाउंड्रीज भारत से मिलती थी और इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह भी थी कि सेंट्रल एशिया में अंग्रेज़ों के व्यापार और साम्राज्य विस्तार के अभियान का रास्ता नेपाल से होकर गुजरता था। अगर नेपाल साथ ना देता तो सेंट्रल एशिया में अंग्रेज़ कभी भी अपना पैर ना जमा पाते और ये सारी बातें नेपाल भी अच्छी तरीके से जानता था। इसलिए वो किसी भी तरीके के लालच में नहीं आया। और शायद आप ये ना जानते हो, लेकिन आज का गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, वो कभी नेपाल में ही हुआ करते थे। यही नहीं, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हिमालय तराई वाले हिस्से हैं आज भारत में है, वो भी कभी नेपाल का ही हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों ने 1762 से ही नेपाल पर कब्जे की कहानी लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए। और फिर 1802 में अंग्रेज व्यापार के इरादे से वहां गए, लेकिन नेपाल के राजा अंग्रेजों की चाल से अच्छी तरीके से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने किसी भी तरीके की हामी नहीं भरी। और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज भी समझ गए कि नेपाल पर कूटनीति से नहीं बल्कि युद्ध नीति से हमला करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद साल 1814 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच लड़ाई शुरू हुई, जिसे हम लोग एंग्लो नेपाल वॉर के नाम से जानते हैं, जो करीब 4 सालों तक चली। गोरखा सेना ने उस वक्त के मॉडर्न हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन ताकतवर ब्रिटिश आर्मी के सामने भला हौसले के दम पर गोरखा सेना कब तक टिक पाती। जब लगा कि नेपाल हार रहा है, तब वहां राजा ने एक संधि कर ली, जिसे ट्रीटी ऑफ सुगौली कहा जाता है। नेपाल अपनी वर्कर टेरिटरीज अंग्रेजों के हाथ गंवा चुका था। ऐसे में नेपाल सरकार और अंग्रेजों के बीच हुई इस संधि के तहत अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमाऊं मिले। ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमाएं निर्धारित हुईं और तो और नेपाल के हाथों से सिक्किम और वेस्टर्न तराई का इलाका भी चला गया। इस ट्रीटी की सबसे अहम बात यह रही कि नेपाल की राजधानी काठमांडू एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने की बात पर सहमत हो गई। अब इस संधि से नेपाल इस बात से बच गया कि उसे अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना पड़ा, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने कई इलाके अपने कब्जे में ले लिए और जरूरत पड़ने पर नेपाल के गोरखा सैनिकों की भी मदद ली। नेपाल हार कर भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना। इसके बाद नेपाली और काठमांडू में रहे ब्रिटिश रेजिडेंट के बीच लगातार पॉलिटिक्स चलती रही, लेकिन अगले 30 सालों तक कुछ ना हो सका। और फिर नेपाल की पॉलिटिक्स में राणा डायनेस्टी की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद सब कुछ बदलने लगा। राणा डायनेस्टी नेपाल के गुलाम नहीं बनने की एक बहुत बड़ी वजह 1846 में सत्ता में आई राणा डायनेस्टी भी थी, जिन्होंने नेपाल में टोटलिटेरियन व्यवस्था स्थापित की, यानी कि नेपाल के किंगडम अब पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो चुकी थी और सारे अपोजिशन को भी खत्म कर दिया गया था। दरअसल राणा फैमिली आउटसाइडर थी, इस वजह से नोबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की और बदले में भारत में उठ रहे विद्रोह की आग को खत्म करने में अंग्रेजों की भी मदद की, जिससे अंग्रेजों और नेपालियों के रिश्ते बेहतर होते चले गए। और यही मेन रीजन बना कि ब्रिटिशर्स ने फिर कभी नेपाल को इन्वेड नहीं किया। आपको बता दें कि एंग्लो नेपाल वार के बाद गोरखा सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बनाया जाने लगा और जब भारत में अंग्रेजों का विरोध बढ़ा तो अंग्रेजों ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए गोरखा सोल्जर्स का इस्तेमाल किया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1857 की क्रांति है। और इस तरह से नेपाल ने ब्रिटिशर्स की हर जंग को जीतने में कदम कदम पर मदद की। कहा तो ये भी जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद कुछ बड़े क्रांतिकारी तिब्बत के रास्ते नेपाल में जाकर छुपे थे। वो ब्रिटिशर्स पर कुछ बड़े हमले की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अंततः नेपालियों ने उन्हें मार गिराया। अब आप ये खुद ही सोच सकते हैं कि जब नेपाल हर कदम पर अंग्रेजों की मदद कर रहा था तो अंग्रेज उसे क्यों ही
कैप्चर करते। इसके बाद सन 1920 में पहली बार ब्रिटेन ने नेपाल को अनरिस्ट्रिक्टेड इंडिपेंडेंस देने की बात शुरू की, जिसके तहत 1923 में नेपाल ब्रिटिश ट्रीटी साइन हुई और इस ट्रीटी में पहली बार नेपाल को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट का दर्जा दे दिया गया। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों कभी अंग्रेज़ों को नेपाल को कॉलोनाइज यानी कि गुलाम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और इतिहास के पन्नों में नेपाल का नाम कभी भी गुलाम ना बनने वाले देश के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।